सो चैप्टर 6 में हम पहला सेक्शन कवर कर चुके हैं 5 के साथ। कुल लोग फॉरवर्ड बैकवर्ड इक्वेशंस दोनों की डेरिवेशन कर चुके हैं इनहोमोजेनियस के लिए। ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी हो चुका है, बैकवर्ड इक्वेशंस हो चुकी है। सिंपल टू स्टेट मॉडल टाइम जो हमने यहां से चालू करना है चैप्टर 6 में। सेक्शन 4 तक चैप्टर 5 के साथ साथ करा है हमने। सो हेडिंग डालना अ टू स्टेट मॉडल। पेज 13 टू स्टेट मॉडल। टू स्टेट मॉडल चैप्टर 4 में भी देखा था। दो स्टेट पॉसिबल थी, एक तो अलाइव या डेड। सो अगर मैं बोलूं अगर उसके लिए ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनानी है और टाइम इनहोमोजेनियस के लिए बनानी है, सो एक्टिव डेड, अलाइव डेड। एक्टिव से डेड जाने का ट्रांजिशन रेट इज म्यू टी लिखना पड़ रहा है क्योंकि टाइम इनहोमोजेनियस बोल रहे हैं। तो एक्टिव से एक्टिव रहने का, और ये क्या होने चाहिए ट्रांजिशन रेट आपके 0 होने चाहिए। डेड से ट्रांजिशन हो ही नहीं सकता। म्यूटी को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फोर्स ऑफ मोर्टालिटी चलता है, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है इसके लिए फॉरवर्ड इक्वेशन अगर लिखेंगे तो ये फॉर्म क्या आएगी। क्या हम बना सकते हैं फॉरवर्ड इक्वेशन? फॉरवर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं एक्टिव से डेड के लिए, एक्टिव से एक्टिव के लिए, सॉरी। सो हमने डी बाई डी टी ऑफ पी आई जे एस कॉमा टी के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था, समेशन के बिलोंग्स टू एस पी आई के एस कॉमा टी म्यू के जे टी टाइम इनहोमोजेनियस में। आपके केस में आई भी क्या है, ए है, और जे भी क्या है, ए है। के क्या क्या वैल्यू ले सकता है? वैसे तो एक्टिव डेट 2 वैल्यू ले सकता है, लेकिन तो हम लिखेंगे पी एक्टिव एक्टिव एस से लेकर टी, फिर पी एक्टिव एक्टिव टी, या फिर पी एक्टिव डेड एस से लेकर टी म्यू डी से एक्टिव टी। ये दो पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये वाला ट्रांजिशन रेट क्या है आपका 0 है, तो ये पॉसिबिलिटी हट जाती है। और म्यू ए की वैल्यू कितनी निकाल चुके हो आप, माइनस म्यू टी रिप्लेस करेंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। और इस क्वेश्चन के लिए तो एक्चुअली ए बार लिख देना चाहिए था, दैट शुड हैव मेड मोर सेंस, क्योंकि ए से ए ही रहेगा, बाहर तो जाने का स्कोप नहीं है। तो ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी वाला चीज बन जाती है। फिर ये क्या उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी सीखी थी? पी ए बार की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके आप यहाँ पहुंचे थे बेटा, पी आई टाइम होमोजीनियस में e टू द पावर माइनस लैम्डा आई टी। यहाँ टाइम टी मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट में नहीं है। लेकिन अगर टाइम इनहोमोजीनियस होगा ये, तो लैम्डा आई विल ऑल्सो बी फंक्शन ऑफ टाइम। तो ध्यान से देखना कैसे लिख रहा है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग लैम्डा वो क्या यूज कर रहा है, म्यू को यूज कर रहा है। फॉर्म जो यूज कर रहा है वो ये यूज कर रहा है। हम चाहें तो लैम्डा आई के साथ ब्रैकेट में डब्ल्यू लिख के कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम डिपेंडेंट दिखाने के लिए उसको। सो ये कहना क्या चाह रहा है कि टाइम एस पे एक्टिव था पर्सन, और टाइम उसके बाद डब्ल्यू टाइम और एक्टिव रहेगा। क्या इसका मीनिंग ये नहीं है कि एस टाइम पर पर्सन एक्टिव स्टेट में या अलाइव स्टेट में था, और एस प्लस डब्ल्यू टाइम पे भी पर्सन अलाइव स्टेट में रहेगा, और एक्चुअली थ्रू आउट ही रहेगा, थ्रू आउट ही रहेगा इस केस में। तो उसको उसने इंटीग्रेशन फॉर्म करके आपको वापस वहाँ ले जाने की कोशिश कर रहा है, एक्सपोनेंशियल माइनस 0 से लेकर टी म्यू एक्स प्लस एस डी एस। क्या वही फॉर्म आना चाहिए था? फॉर्म वही आना चाहिए था। आप x प्लस एस लिखते थे, लेकिन यहाँ पर s टाइम से आगे जा रहे तो s में कुछ टाइम ऐड होगा। वो टाइम कितना ऐड हो सकता है? वो टाइम की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 0 से लेकर w, क्योंकि w इज द मैक्सिमम टाइम जो सर्वाइव करवाना चाहते हैं। तो चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन नोटेशन थोड़ी सी अलग दिखाई देंगी, तो घबराना नहीं है। प्रियंका डाउट? बेटा आप ये तो लिखते हो एक्सपोनेंशियल म्यू एक्स प्लस एस डी एस लिखते हो ना जनरल फॉर्म में जब आप लिखते थे। तो एक्स प्लस एस क्या होता है, जिस टाइम पर आपको ट्रांजिशन रेट अप्लाई कराना है। सो ये तो डेफिनेट है, जिस टाइम पर ट्रांजिशन रेट अप्लाई करना है वो एस से ज़्यादा होगा थोड़ा सा। क्यों? हाँ,
एस से ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा हो सकता है इससे, मैक्सिमम कहाँ पहुँच सकता है, डब्ल्यू, मिनिमम कितना हो सकता है, जीरो, मतलब ड्यूरेशन के टाइम में जीरो। तो लिमिट क्या होनी चाहिए इंटीग्रेशन के, जीरो से लेकर डब्ल्यू के, एस में क्या क्या वैल्यू ऐड हो सकती है, मिनिमम वैल्यू जीरो ऐड हो सकती है, मैक्सिमम क्या ऐड हो सकती है आपकी, डब्ल्यू ऐड हो सकती है। तो वाई की लिमिट में इंटीग्रेशन हो रहा है। वही फॉर्मूला है बेटा, वही है, पर टाइम इनहोमोजीनियस दिखाने के लिए इतना काम कर रहे हैं। क्या कॉपी करना, मैं साफ जगह ले जाऊं ताकि आराम से कॉपी कर सकूं। चलो, देयर इज नथिंग न्यू इन दिस मॉडल, पढ़ा हुआ है मॉडल पहले, बस एक चीज चेंज हो गई है, जो लास्ट चैप्टर 4 में वो म्यू को कांस्टेंट मान रहा था, यहाँ पे म्यू इज अगेन फंक्शन ऑफ टाइम, और टाइम इनहोमोजेनियस का केस बन गया। जो इंटीग्रल फॉर्म नेक्स्ट सेशन पढ़ने जा रहे हैं, बुक ने बहुत बहुत सारी नोटेशन यूज करी है, आई विल नॉट बी यूजिंग एनी ऑफ दोज नोटेशन, आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई वो चीज़ें जितनी सिंप्लीफाई मैं कर सकता हूँ, और कम से कम नोटेशन में कराने की कोशिश करूँगा। तो वो सेक्शन आपका बुक से मन करे तो आप पढ़ना, अदरवाइज नहीं भी पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा पूरा, ठीक है। आई थिंक आपको नहीं करेगा मन, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि वो मुश्किल है बुक की नोटेशन बहुत। तो हम ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये तो चैप्टर वापस वही आ गया बेटा। कांस्टेंट फोर्स ऑफ मोर्टालिटी का मतलब क्या है, टाइम होमोजीनियस है, तो वो तो इजीली सॉल्व करा ही जा सकता है। तो क्वेश्चन 6.6 आप घर से ट्राई करना। हेडिंग डालो नेक्स्ट। क्या ये फॉर्मूला भी देखा वो लग रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट प्रोसेस गोज इनटू स्टेट जे व्हेन इट लीव्स स्टेट आई। लास्ट चैप्टर में जब ये फॉर्मूला लिखा था, वी हैव नॉट यूज्ड एनी ऑफ, ना तो लैम्डा के साथ टाइम लिखा था कहीं, ना म्यू के साथ टाइम लिखा था। क्यों, किस टाइम पर ट्रांजिशन हो रहा है वहां पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन यहां पर फर्क पड़ता है कि आई से किस टाइम पर ट्रांजिशन हो रहा है, क्योंकि विद टाइम उसकी प्रोबेबिलिटीज एंड उसकी फोर्स ऑफ ट्रांजिशन क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। तो यहां पर हम मेंशन क्या कर रहे हैं कि टाइम एस पर प्रोसेस किसी स्टेट आई पे है, टाइम एस प्लस डब्ल्यू पे प्रोसेस को किसी स्टेट जे पे, टाइम एस प्लस डब्ल्यू तक भी आई में रहेगा, और एस प्लस डब्ल्यू पे उसका क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन होगा किस स्टेट में, सीधा जे स्टेट में ट्रांजिशन होगा। लास्ट चैप्टर में हमने फॉर्मूला लिखा था म्यू आई जे डिवाइडेड बाय लैम्डा आई, लेकिन अब हम साथ में एस प्लस डब्ल्यू लिख रहे हैं। क्यों, ये म्यू आई जे किस टाइम का अप्लाई होगा, जिस टाइम पर ट्रांजिशन करवाना है। तो किस टाइम पर ट्रांजिशन करवाना चाहते हैं हम, एस प्लस डब्ल्यू टाइम पर ट्रांजिशन कराना चाहते हैं, और लैम्डा आई भी किस टाइम का अप्लाई होगा, वो भी एस प्लस डब्ल्यू का ही अप्लाई होगा। तो फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, लेकिन दोनों फॉर्मुलों में टाइम डिपेंडेंसी आ गई है, दोनों चीजों में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। क्लियर है? तो नेक्स्ट हेडिंग डालो। ये हेडिंग मत डालना, मैं आपको लिखवा रहा हूँ एक चीज़। तो पहले एक नोट लिखो अपनी कॉपी में, ताकि लिंक कर सके तीन चीज़ों को। वाई आर वी डिजाइनिंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसका पर्पस क्लियर है वैसे तो आपको, बस उसी को लिखवा रहा हूँ, नोट लिखना। देर आर अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट वेज, there are a variety of different ways of obtaining transition probabilities. There are a variety of different ways of obtaining transition probabilities
for Markov jump processes, for Markov jump processes, पहला तरीका लिखो, using the general form of occupancy probabilities, using the general form of occupancy probabilities, जो कि क्या फॉर्म है अपनी, कि पी आई आई बार टी किसके इक्वल होगा, ई टू द पावर माइनस लैम्डा आई टी, ब्रैकेट में लिखने आपको याद आ जाए ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी क्या बोल रहे हैं. नेक्स्ट, राइटिंग डाउन एंड देन सॉल्विंग, writing down and then solving one of the Kolmogorov, writing down and then solving one of the Kolmogorov's differential equations. When I say one of the, इसका मतलब या तो backward use कर लें या forward use कर लें. And this third method now जो हम पढ़ेंगे, ये दोनों हमने पढ़े हुए हैं. ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी भी कवर कर लिया, डिफरेंशियल इक्वेशन बना के सॉल्व करना भी सीखा. लास्ट, राइटिंग डाउन एंड देन सॉल्विंग एन इंटीग्रल एक्सप्रेशन, राइटिंग डाउन एंड देन सॉल्विंग एन इंटीग्रल एक्सप्रेशन, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ कोलमोग्रोव्स डिफरेंशियल इक्वेशन. कोलमोग्रोव इक्वेशन खाली, डिफरेंशियल मत लगाना, डिफरेंशियल नहीं आएगा इसमें, इंटीग्रेशन आएगा. इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ कोलमोग्रोव इक्वेशन, इसमें भी दो मेथड होंगे, एक बैकवर्ड का और एक फॉरवर्ड का. फॉरवर्ड का मतलब है लास्ट में जंप अकर होगी और बैकवर्ड का मतलब है फर्स्ट जंप अकर होगी. सो एक क्वेश्चन लिखो, उसे समझेंगे. बुक में ये सेक्शन खाली इन होमोजीनियस में दिया हुआ है. मैं होमोजीनियस के लिए भी सेक्शन पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वहां से बेटर हो जाएगा, इन होमोजीनियस में ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा. कंसिडर द टाइम होमोजीनियस HSD मॉडल, एग्जाम्पल लिखना. कंसिडर द टाइम होमोजीनियस HSD मॉडल. कंसिडर टाइम होमोजीनियस HSD मॉडल. Full stop, write down the forward integral equation. Write down the forward integral equation for the probability PHST. For the probability, PHST. तो यहाँ पे T का मतलब क्या? T is the time lag. मॉडल के ट्रांजिशन रेट्स आपको याद होंगे ही, सिग्मा, रो, म्यू और न्यू. पूरा मेथड टाइमलाइन पे समझना है, ध्यान से देखना, क्योंकि टाइम लैग की बात हो रही है. तो नीचे हम ये बोलेंगे कि जीरो टाइम पर ये डेफिनेट है कि प्रोसेस किसी स्टेट एच में है, ये हमको क्लियर है. हमको एच से एस लेके जाना है कितने टाइम के अंदर, टी टाइम के अंदर. और ये भी क्लियर है कि टी टाइम के अंदर प्रोसेस कहाँ होना चाहिए, स्टेट एस में होना चाहिए. ये दो चीजें तो क्लियर है. इक्वेशन कैसे निकाल रहे हैं हम, फॉरवर्ड. इंटीग्रल इक्वेशन निकाल रहे हैं फॉरवर्ड. फॉरवर्ड का मतलब जंप कहाँ पर होगी, लास्ट में होगी. दो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, टाइम एक ही है लेकिन लाइन दो ड्रॉ कर रहे हैं. टाइमिंग अलग अलग नहीं है, दो स्टेट दिखानी है. ये दोनों लाइन किसके लिए, टी माइनस डब्ल्यू के लिए है. लास्ट जंप होनी चाहिए. लास्ट जंप का मतलब है टी माइनस डब्ल्यू पे वो एस पर पहुंच जाना चाहिए. टी माइनस डब्ल्यू को कहाँ पर पहुंच जाना चाहिए, एस पर पहुंच जाना चाहिए, तभी इसको लास्ट जंप बोला जाएगा ना. इसके बाद वो थ्रू आउट किस में रहेगा, फिर एस में रहेगा. अब ये देखना है वो जंप कहाँ से हो सकती है. तो ये एक लाइन बता रही है कहाँ से जंप हो रही है, और दूसरी लाइन क्या बता रही है, कहाँ पे जंप होनी चाहिए लास्ट अपनी. यहाँ पर शो कर रहे हैं कि कहाँ पर जंप होनी चाहिए, और यहाँ पर कहाँ से जंप हो सकती है. बोलो, एच से एस हो सकती है, या तो एस से एस हो सकती है, या डी से एस हो सकती है. देखने को तो बोला जा सकता है, पर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है अपनी, 0 है. तो अब यहाँ पे भरना चाहते हो एच, और यहाँ पे भरना चाहते हो आप एस. कि इस ब्लैंक में या तो आप एच लिखोगे या क्या लिखोगे, इसमें एस लिखोगे. ड्रॉ करो डायग्राम. ये टी माइनस डब्ल्यू अलग अलग टाइम नहीं, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है.
कि टी माइनस डब्ल्यू पे कहां से कहां जा रहा है वो अपने को शो करना है। कुछ भी हो सकता है, उसको भी अभी वेरी कराएंगे, अभी तक क्वेश्चन लिख रहे हैं। अब एक चीज समझना है, गलती है इसमें, वो दूर कर लेंगे। जंप का मतलब है स्टेट क्या हो रही है आपकी, चेंज हो रही है, तभी जंप लग रही है। तो क्या यहां पर एस से एस लिखना ठीक है? एस से एस को जंप बोला जाएगा क्या? नहीं, एस से एस को जंप बोला जाता अगर एस में पहुंचता। कहां से पहुंच सकता है उसको बोला जाएगा कि जंप लगी होगी एच से। अगर आप यहां पर एस लिख रहे हो, इसका मतलब एस से एस जंप नहीं है, पहले कहीं एस में पहुंच गया होगा ना, फिर वो टाइम बताओ कहां पहुंच गया, तो जंप नहीं बोला जाएगा उसको। तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी को हम क्या करेंगे, रूल आउट करेंगे। क्लियर है? अभी आपको मैं सोच रहा था कि अब ठीक है बोलोगे। जंप किसको बोला जाएगा? जब स्टेट चेंज होगी, दैट इज जंप। कि स्टेट में जंप लगनी चाहिए, किस स्टेट में लगनी चाहिए जाके जंप? एस में लगनी चाहिए। कहां कहां से लग सकती है? सॉरी, एस कटना चाहिए, एच लगना चाहिए। जंप का मतलब है स्टेट क्या होनी चाहिए आपकी, चेंज होनी चाहिए। आपकी एस में जंप लगी, एस से एस को जंप नहीं बोला जाएगा, एस से एस को जंप नहीं बोला जाएगा। जंप का मतलब है स्टेट क्या होनी चाहिए आपकी, चेंज होनी चाहिए। तो चेंज कहां से हो सकती है? खाली वो एच से ही हो सकती है और डी से हो सकती है, बट डी वाली प्रोबेबिलिटी क्या अपनी, वो जीरो है। सो हम ये बोल रहे हैं कि पी एच एच टी माइनस डब्ल्यू म्यू ऑफ एच एस टी माइनस डब्ल्यू लिखा जा सकता है इसको। क्या मतलब है इसका? टी माइनस हो सकता है उसके बीच में भी जंप लगी होंगी, एच से एस गया हो, उससे मतलब नहीं है अपने को। हम फॉरवर्ड इक्वेशन निकाल रहे हैं तो लास्ट जंप किसके अंदर होनी चाहिए? लास्ट जंप एस के अंदर होनी चाहिए। इसके बीच में यहां से लेकर यहां तक जो मर्जी हुआ उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने को क्या चाहिए? जीरो टाइम पर एच चाहिए और टी माइनस डब्ल्यू टाइम पर भी एच चाहिए, और उस टाइम पर क्या लगेगी, उसकी जंप लगेगी। किस स्टेट में लगनी चाहिए वो? हमारे अकॉर्डिंग वो एस स्टेट में लगनी चाहिए। ये प्रोबेबिलिटी लिखी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। हाँ बिल्कुल टाइम हुआ, आधा डलवा रहा हूँ सिर्फ अभी, टेंशन कोई नहीं। हाँ हो सकती है, मैंने लिखा ना वट हमें उससे मतलब ही नहीं है। यहाँ पे बेटा हो सकता है एस गया हो, एच गया हो, एस गया हो, एच गया हो, बहुत बार हो। हमें जीरो पे एच चाहिए और हमें टी माइनस डब्ल्यू पर एच पे मिलना चाहिए। उसके पहले बीच में क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। और टी माइनस डब्ल्यू टाइम पे जंप लगेगी। जंप किस में लगनी चाहिए वो क्लियर है, जंप किस में लगवानी, क्योंकि वो लास्ट जंप टू अकर है, उसके बाद कोई जंप नहीं लेगा प्रोसेस, ये हम बोलना चाह रहे हैं। तो लास्ट जंप इसमें, इसके बाद थ्रू आउट वो किस में रहेगा? इसमें रहेगा। खत्म हो गया एक्सप्रेशन, कुछ और भी होना चाहिए? इससे तो खाली ये कवर हुआ कि वो डब्ल्यू पे कहाँ हुआ, एस में पहुंच गया। अब अपने को कुछ टाइम उसको एस में रखना नहीं है क्या? उसको क्या लिखेंगे? पी एस एस बार। कितना टाइम रखना है? डब्ल्यू टाइम। अब कंप्लीट हुआ है आपका एक्सप्रेशन आके। हाँ बेटा। हम्म। मैं होमोजेनियस केस, देखो एक चीज क्लियर कर लो, ये टाइम लैग है, अभी हम होमोजेनियस केस की बात कर रहे हैं। चलो इसको एक काम करते हैं, सारे होमोजेनियस लिखना है तो पी एच एच टी माइनस डब्ल्यू, ये टाइम लैग है। इसको आप ऐसे नहीं लिखना चाह रहे अगर होमोजेनियस में, तो क्या लिखोगे? एच से एस का ट्रांजिशन रेट इज सिग्मा, और इसको लिख लो पी एस एस बार डब्ल्यू। अभी ठीक है? ठीक है, क्या खत्म हो गया हमारा काम यहाँ पे, या फिर कुछ और भी करना चाहिए? क्या डब्ल्यू पता है आपको क्या है? नहीं। क्या आपको लिए डब्ल्यू वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? वेरिएबल। जो क्या क्या वैल्यू ले सकता है? जीरो से टी के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है। कंटिन्यूस में ले सकता है कि डिस्क्रीट टाइम पे ले सकता है? कंटिन्यूस में। क्या करना चाहिए बेटा सबको कैप्चर करने के लिए? चलता है। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल फॉरवर्ड इक्वेशन। किसके लिए? कोलमोग्रोव की। और इस प्रोबेबिलिटी को क्या लिख रहे हो आप? दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एच एस टी। क्या डाउट अमन?
वो तो बेटा W जंप कितने टाइम में लगेगी, में लगेगी, टाइम पर नहीं बोल रहा हूँ मैं, कितने टाइम में लगेगी, क्योंकि स्टार्ट 0 से करा है तो किस टाइम पर बोलूँ तो इसे गलत भी नहीं हो सकता मैं, क्यों? अगर मेरा स्टार्टिंग टाइम 0 है तो T माइनस डब्ल्यू टाइम पर जंप लगे या T माइनस डब्ल्यू टाइम में जंप लगे, फर्क क्या आएगा दोनों बातों में? इसी भाई ये तो हम होमोजेनस में मेंशन करते थे ना ब्रैकेट में T, ये क्या पता था कि T टाइम में H से H होना चाहिए, T टाइम में। अब यहाँ पर ये T माइनस डब्ल्यू क्या बता रहा है कि T माइनस डब्ल्यू टाइम में तो H से H ही रहना चाहिए, उसके बीच में हमने बार तो नहीं लगाया, कहीं बार लगाते हैं इसका मतलब क्या था, बोले थ्रू आउट ही रहना चाहिए इसमें, ऐसा तो जरूरी नहीं है, हो सकता है इसके बीच में जंप अकर हुई हो, लेकिन हम फॉरवर्ड इक्वेशन निकाल रहे हैं, दैट इज लास्ट जंप टू अकर। अब क्योंकि ये लास्ट जंप होनी चाहिए तो लास्ट टाइम प्रोसेस क्या होगा, एक जंप लेगा। जंप किस स्टेट में लेना चाहिए, हमारे इक्वेशन के हिसाब से हम क्या चाहते हैं, जंप होनी चाहिए किसी स्टेट एस के अंदर, और जंप उसको तब कंसिडर करा जाएगा जब वो किसी और स्टेट से लगेगी। तो एस में जंप किस स्टेट से लग सकती है, एच से ही लग सकती है, तो एच से एस जंप लगेगी, इसका ट्रांजिशन इंटेंसिटी इज दिस। अब उसके बाद जंप नहीं लगनी चाहिए क्योंकि दिस वाज द लास्ट जंप, तो थ्रू आउट किस में रहना चाहिए, फिर वो एस में रहना चाहिए। वो कैसे कैप्चर करा, वो बार लगा के कैप्चर करा। क्लियर? बुक हम्म। ये नहीं नहीं डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं है बेटा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, सिंपल इक्वेशन है, सीधा प्रोबेबिलिटी की इंटीग्रल इक्वेशन लिख रहे हैं कि अब अगर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन वी कैन आल्सो यूज इंटीग्रल इक्वेशंस। देयर आर 3 मेथड्स, वो हमने लिखे हैं। तो ये डी बाई डी टी नहीं, ये भी वही है, ये भी पी एच एच बार टी की है इंटीग्रल लगाने के बाद। खाली इक्वेशन तो कुछ, अच्छा खाली इसकी बात कर रहे हो क्या, कोई मीनिंग नहीं है इसका। आप बताओ किसके रिस्पेक्ट में करें, टी के रिस्पेक्ट में करना चाहिए। बेटा ये क्लियर है कि टी टाइम में मेस पहुंचाना है, अब वो टी टाइम तो फिक्स हो गया। मैंने अगर आपको बोला कि प्रोसेस ना 5 साल बाद इस स्टेट में होना चाहिए, तो क्या टी वेरिएबल रहा अब इस केस में? नहीं। क्या वेरिएबल है कि जो जंप लगेगी लास्ट एच से वो किस टाइम में लग सकती है, आप बताओ किससे किस टाइम में हो सकती है भाई? लीस्ट पॉसिबिलिटी क्या है, एकदम ही लास्ट डे पे जंप लगी हो तो 0, तो वो क्या बोला कि W क्या हो गया भाई, एकदम लास्ट टाइम 5 पे जाके जंप लगी। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि पहले ही जंप लग गई हो इमीडिएटली, तो ये W सारी इन पॉसिबिलिटी को कैप्चर कर रहा है। बेटा ये T माइनस डब्ल्यू को इधर से उधर कहीं भी मूव कराया जा सकता है ना, T माइनस डू लाइन पे इधर से उधर मूव करेगा, सारी पॉसिबिलिटी को कैप्चर करेगा। तो मिनिमम वैल्यू W की क्या हो सकती है, 0। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है उसकी, T। क्लियर? नेक्स्ट लिखो, जहां पर जंप लगेगी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट पॉइंट, लास्ट जंप टू अकर, दैट वाज द लास्ट जंप टू अकर। लास्ट जंप का मतलब है अब जंप नहीं लगेगी, अब प्रोसेस एस में पहुंच गया, जितना भी टाइम है फिर वो एस में रहेगा, चाहे वो पहले लग चुकी हो चाहे वो बाद में लग चुकी हो। सेम इसी मॉडल के लिए आपको फॉरवर्ड इक्वेशन, सॉरी फॉरवर्ड इंटीग्रल इक्वेशन लिखनी है पी ऑफ एच एच टी के लिए। सॉरी पी एस एच के लिए लिखनी है, आंसर मैच ही कराएंगे। पी एस एच के लिए लिखो तब ज़्यादा बेटर होगा, एच एच के लिए भी लिखेंगे, पहले एस एच के लिए लिख लो थोड़ा बेटर हो जाए, फिर देखेंगे एच एच में, फिर ना अभी गलती कर दोगे। नेक्स्ट एच एच है उसके बाद, पहले पी एस एच लिखना है फिर पी एच एच लिखना है। तो ये जो दो लाइंस बनाते हैं इसमें, इस पे क्या लिखें, इस बॉक्स में इसमें तो एच लिखना है, और इस पे क्या लिखें, एक ही पॉसिबिलिटी बचती है इसके अंदर, क्या, एस। तो क्या लिखेंगे इक्वेशन, पी एस एस टी माइनस डब्ल्यू, एस से एच जाने का ट्रांजिशन रेट इज रो, और फिर पी एच एच बार कितना टाइम, डब्ल्यू टाइम, एंड डब्ल्यू कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन 0 टू टी, टी डब्ल्यू पी ऑफ एस एच टी। नेक्स्ट आपको एच एच के लिए लिखनी है,
ऐसा कैसे बोल सकते हो आप? अगर एच एच बार टी की इक्वेशन में आपसे मांगता तब आप बोलते सर इसमें तो जंप ही नहीं लगी। अभी मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि थ्रू आउट वो एच में रहेगा, ऐसा तो कहाँ बोला मैंने। तो जीरो टाइम पर कहाँ होना चाहिए? एच। टी टाइम पर भी कहाँ होना चाहिए? एच। टी माइनस डब्ल्यू टाइम पर इस पे तो एच आना है डेफिनेटली। अब बोलो, तो यहाँ तो एक, यहाँ क्या क्या हो सकता है? एक ही पॉसिबिलिटी बचती है अगेन, क्या? एच में लास्ट जंप लगनी है तो कहाँ से लग सकती है? एच से लग सकती है। सो पी ऑफ एच एस टी माइनस डब्ल्यू एस से एच अगेन इज एंड पी एच एच बार डब्ल्यू। हम हर इक्वेशन में एक काम आलस में छोड़ रहे हैं, वो आप कंप्लीट कर लेना अभी। पी एच एच बार डब्ल्यू की वैल्यू जब निकाल सकते हो वो लिख लेना भाई। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना जानते हैं? किस किस में बेटा? बेटा फर्क कितना है? जंप अब टी माइनस डब्ल्यू टाइम के बाद अगर जंप नहीं लगेगा, दैट इज लास्ट जंप ना, इसके बाद तो थ्रू आउट प्रोसेस एच में रहेगा। लेकिन जब मैं आपसे पी एच एस टी मांग रहा हूं तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि थ्रू आउट वो एच में रहना चाहिए। खत्म हो गया क्या आंसर के कुछ बचा है? ध्यान से सोच लो, खत्म हो गया आंसर की कुछ बचा है? माइनस करना है, कुछ ऐड करना है, कुछ लगता है आपको? बेटा ये एक पॉसिबिलिटी है कि जीरो टाइम पे टी होना चाहिए, लास्ट टाइम में भी टी होना चाहिए। इस तरीके से भी हो सकता है क्या? और कोई तरीका पॉसिबल नहीं है? अब कंप्लीट हुआ एक्सप्रेशन। क्यों? ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि नहीं लगी होगी जंप, क्या पता पूरे टाइम। ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि पूरे टाइम ही वो एच में रहा है, जीरो से लेकर टी। बाकी केस में हो सकता था ये, जो हमने दो केसेस करे एच एस और एस एच वाला, उसमें तो नहीं हो सकता था, लेकिन इसमें हो सकता है। तो जब भी सेम स्टेट के लिए इंटीग्रल इक्वेशन लिख रहे हो तो प्लीज इसको रिप्लेस कर, ये भी ऐड करना मत भूल जाना। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये भी हो सकता है कि थ्रू आउट ही वो एच में रह गया हो और कोई जंप अकर ही ना हुई हो। अब हर तीन जो एक्सप्रेशन आपने लिखे, तीनों में ये बार वाली प्रोबेबिलिटीज आप रिप्लेस करना जानते हो क्या? बेटा अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज पी एच एच बार टी, तो ई टू द पावर माइनस लैम्डा एच टी, एंड व्हाट इज लैम्डा एच? माइनस ऑफ फोर्स ऑफ ट्रांजिशन गोइंग आउट ऑफ स्टेट एच। तो पी एच एच बार टी की जगह ये रिप्लेस कर लेंगे और डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू मल्टीप्लाई करके रिप्लेस कर लेंगे, और जहां कहीं भी बार आया होगा वहां पर ये प्रोबेबिलिटीज अपने को रिप्लेस करनी है, तब आंसर कंप्लीट होगा। प्रियंका डाउट? हाँ बेटा दो पार्ट बनाए हैं, बता देता हूं मैं आपको। दिस पार्ट इज अज्यूमिंग जंप अकर्स, ये वो पार्ट है, एंड दिस पार्ट इज अज्यूमिंग क्या? नो जंप। हाँ बेटा, इस पार्ट के लिए तो कांस्टेंट है ना, इसमें तो डब्ल्यू रिप्लेस करोगे बेटा। जब पी एच एस बार डब्ल्यू निकालोगे तो डब्ल्यू की टर्म में आएगा। ये तो इस पार्ट के लिए एज इट इज रिप्लेस होगा। इसमें रिप्लेस करना है तो ई टू द पावर माइनस, कांस्टेंट कैसे हो सकता है? हाँ बेटा, हाँ तो क्या आप पी एस एस बार टी की इक्वेशन लिख दोगे एक बार फटाफट से? एस एस बार की नहीं, पी एस एस टी की, सॉरी बार की तो क्या लिखनी है? यू हैव टू राइट इंटीग्रल इक्वेशन फॉर पी एस एस टी। तो ये डायग्राम तो बनाएंगे अज्यूमिंग जंप,
अकर्स, तो यानी इस टाइम पर एस होना चाहिए, और ये जंप अगर हो सकती है तो कहाँ से हो सकती है, खाली एच से हो सकती है। तो क्या लिखेंगे इसे, पी एच से एस आने की ट्रांजिशन इज सिग्मा। कर चुके थे क्या ये, लिख चुके थे क्या, नहीं लिखा था ना, हाँ ठीक है। एस एस बार डब्ल्यू डी डब्ल्यू जीरो से लेकर टी प्लस इंटीग्रेशन के बाहर पी एस एस बार टी, दिस इज पी एस एस टी की इक्वेशन। और एकदम लास्ट केस कर रहे हैं इस टाइप का, फटाफट से खत्म करते हैं सेक्शन को। पी एच डी टी की इक्वेशन और लिख दो। और प्लीज ध्यान से देखना इस बात को, पी एच डी टी सोच तो करेक्ट है, हाँ बना दो, घबराना क्या इसके अंदर। जीरो टाइम पे प्रोसेस कहाँ होना चाहिए, एच में। टी टाइम पर कहाँ होना चाहिए, डी में। दैट इज ऑब्वियसली लास्ट जंप, इसमें तो वैसे भी लास्ट जंप ही है, बिल्कुल हो सकता है। तो अब यहाँ पे जो जंप लगेगी डी में, वो कहाँ कहाँ से लग सकती है, एच से भी लग सकती है और एस से भी लग सकती है। तो देयर विल बी टू इंटीग्रेशंस, एक बनेगा जीरो से लेकर टी तक पी एच एच टी माइनस डब्ल्यू, फिर एच से डी जाने का ट्रांजिशन रेट इज, और पी डी डी बार टी इज 1, लिखने की जरूरत है भाई, पी डी डी बार डब्ल्यू लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क पड़ता है क्या, चलो बाद में रिप्लेस कर लेंगे 1, या फिर जीरो से लेकर टी पी एच एस टी माइनस डब्ल्यू, एस से डी जाने का ट्रांजिशन रेट न्यू, एंड अगेन पी डी डी बार डब्ल्यू। दोनों केस में डी डी बार डब्ल्यू की जगह क्या रिप्लेस कर दिया जाएगा, एंड दिस इज योर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ पी एच डी टी। हाँ एक में लिख सकते हैं, क्लियर। तो टाइम इन होमोजेनियस कराने का पर्पस है कि एक बार लॉजिक क्लियर हो जाए। बुक में ये सारा कुछ टाइम होमोजेनियस के लिए दिया हुआ है। तो नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन एक, कंसिडर अ टाइम, consider a time inhomogeneous HSD model. हाँ, consider the time inhomogeneous HSD model. तो time inhomogeneous में my diagram will have transition rates which are time dependent. Sigma t, rho t. नहीं करेंगे, चेंज कर देंगे, काम सेम ही करना है, पर अभी नोटेशंस में फर्क आ जाएगा थोड़ा सा, टाइमिंग मेंशन कर, सेम चीज कर रहे हैं। तो लिखना क्वेश्चन, राइट डाउन दी forward integral equation, write down the forward integral equation for PHS S comma T, for PHS S comma T। तो जो डायग्राम में पहले 0 और t लिखते थे, आप वहां क्या लिखोगे, वहां s और t लिख दोगे। चलो जी ये तो ठीक है। s टाइम पर कहाँ होना चाहिए, h स्टेट में होना चाहिए। t टाइम पर किस स्टेट में होना चाहिए, s में। इससे पहले एक टाइम कंसिडर करेंगे, अब उसको क्या लिखें, आराम से सोचना बेटा, s प्लस टी भी नहीं लिख सकते, ऐसा लिख सकते हैं s इज टाइमिंग, t इज टाइमिंग, ड्यूरेशन तो है नहीं है, क्या लिख, एक ये ऑप्शन आ रहा है, एक क्या बोला, कोई और भी कुछ बोला, t माइनस एस प्लस डब्ल्यू, और बोल लो,
हाँ नहीं कोई बात नहीं, सोच रहे हो ये अच्छा लग रहा है मुझे, तो आवाज़ तो आ रही है कम से कम आज। क्या इसमें टी माइनस एस माइनस डब्ल्यू, नहीं बोल दो कोई बात नहीं। और मैं कहता हूँ इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अगर खाली एक डब्ल्यू ही मान लूँ, कोई दिक्कत है क्या? डब्ल्यू को टाइम मान लेता हूँ और डब्ल्यू को स्पेसिफाई कर देते हैं कि डब्ल्यू एस से टी के बीच में होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत? काम तो तब भी चल जाएगा। तो क्या करें फाइनली, डब्ल्यू लिख लेते, क्या दिक्कत है? तो इसको डब्ल्यू लिख के, तो डब्ल्यू इज नॉट ड्यूरेशन नाउ, डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू इज द टाइमिंग ऑफ जंप। कर लो, कौन रोक रहा है? आपको बेटा ये चीज क्लियर होनी चाहिए, आप ये जो टाइम लिख रहे हो नीचे, ये टाइमिंग है कि ये ड्यूरेशन है, वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। वहां पर हम ड्यूरेशंस लिख रहे थे खाली, जीरो, हमें नहीं पता कहाँ प्रोसेस स्टार्ट हुआ, हमें नहीं पता कहाँ एंड हो रहा है। हमने ड्यूरेशन बोला था कि टी टाइम में प्रोसेस एच से एस पहुंच जाना चाहिए, वहां ड्यूरेशंस लिख रहे थे बेटा नीचे। दैट इज क्या, जिसको आप बोलते हो लैग। यहाँ पर क्या है? टाइमिंग। तो अगर डब्ल्यू टाइमिंग ही मेंशन कर दी विद कंडीशन, उसको तो इंटीग्रेट करेंगे अभी, क्या दिक्कत है? हाँ वहाँ चेंज करना पड़ेगा। तो वही तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, आप ड्यूरेशन लिख रहे हो कि आप उसको टाइमिंग मान के चल रहे हो, वो चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, क्योंकि टाइम इनहोमोजीनियस है, जंप किस में लगानी है? एस में। कहाँ से लग सकती है? एच से। तो क्या लिखोगे इसको कि एच से एच रहेगा प्रोसेस, लेकिन टाइमिंग अब क्या मेंशन करोगे? इसको। और अगर आप, चलो ऐसे ही रखते हैं, नहीं कर रहे ये चलता है, फिर क्या होना चाहिए? फिर क्या होना चाहिए? ट्रांजिशन होना चाहिए। ट्रांजिशन किस से किस स्टेट में होगा? एच से एस स्टेट में। क्या है ट्रांजिशन रेट आपका? सिग्मा टी नहीं लिखोगे बेटा, क्या लिखोगे सिग्मा के साथ? टाइमिंग ऑफ ट्रांजिशन, किस टाइम पर ट्रांजिशन हो रहा है? फिर एस से एस रहना चाहिए, किस टाइम से किस टाइम तक? अब सुनना ध्यान से, जब डी डब्ल्यू लिखोगे तो डब्ल्यू की लिमिट कहां से कहां तक लेके जाओगे? एस टू टी। और अगर डब्ल्यू को ड्यूरेशन मानते हो, अगर वो भी करना चाहते हो, वो भी मैं बता देता हूं अभी। अगर डब्ल्यू को ड्यूरेशन मानते हैं हम यहाँ पे, तो क्या कर सकते हैं? अभी डब्ल्यू को क्या मान के काम करा हमने? डब्ल्यू इज टाइमिंग। कभी कर सकते हैं। अब बोलो क्या कर, अगर मैं डब्ल्यू को ड्यूरेशन मानता तब क्या करते हैं? हाँ वही तो लास्ट जंप का ड्यूरेशन है, लास्ट जंप जब लगेगी, डब्ल्यू टाइम पहले जंप लगी एंडिंग से, एंडिंग से डब्ल्यू टाइम पहले जंप लगी, टी माइनस डब्ल्यू से ही काम चल जाता, नहीं चल जाता? क्या टी माइनस डब्ल्यू से पहले टाइम काम चल जाएगा? डब्ल्यू टाइम पहले जंप लगी, अभी डब्ल्यू को क्या बोला मैंने? ड्यूरेशन बोला कि टाइमिंग बोला? ड्यूरेशन बोला। अब क्या करें, यहां पर प्रोसेस एच पे होना चाहिए, यहां पर प्रोसेस एस में होना चाहिए, यहां पर एस में होना चाहिए, और यहां पर एच पे होना चाहिए। क्या लिखोगे आप? पी एच एच एस से टी माइनस डब्ल्यू, सिग्मा के साथ टी माइनस डब्ल्यू, और पी एस एस बार कितना? टी माइनस डब्ल्यू कॉमा टी। और अब डब्ल्यू की इंटीग्रेशन की लिमिट वुड बी 0 से टी माइनस एस। अब ड्यूरेशन है तो ड्यूरेशन 0 भी हो सकती है और टी माइनस एस हो सकती है। तो वो आप अपने दिमाग में क्लियर करो बेटा, आप डब्ल्यू को क्या मानना चाहते हो? आप डब्ल्यू को टाइमिंग मानना चाहते हो कि डब्ल्यू को ड्यूरेशन मानना चाहते हो? चीज़ें आप अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है चीज़ों में। टाइम होमोजेनियस में, अगर आप होमोजेनियस में चाहे ड्यूरेशन मानो या टाइमिंग मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो कोई फर्क नहीं, टाइम होमोजेनियस में कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
फर्क तो कहाँ पे आके पड़ रहा है, टाइम इनहोमोजेनियस, क्योंकि वहाँ टाइमिंग मैटर करे किस टाइम पे चीज़ें हो रही हैं, तो टाइमिंग करेक्ट रहे, इसलिए आपको वो क्लियर होना चाहिए डब्ल्यू आपको ड्यूरेशन मान के चल रहे हो या डब्ल्यू को आप क्या मान के चल रहे हो, टाइमिंग मान के चल रहे हो, किस टाइम पर काम हो रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो। आपको बैकवर्ड इक्वेशन लिखनी है। राइट डाउन द बैकवर्ड इंटीग्रल इक्वेशन, write down the backward integral equation for the probability p s h s comma t। और आप पूरी क्लास अब एक ही तरह काम करेंगे। अब बोलो w को ड्यूरेशन मान के चलना है कि टाइमिंग? ड्यूरेशन, जिससे करना है उससे करो। बैकवर्ड में टाइमिंग मानने से समस्या होती है, ध्यान रखना, याद हो। अगर आपको s माइनस एच से स्टार्ट कर रहे थे वहां पे, बैकवर्ड में अगर आप ड्यूरेशन मानोगे तो थोड़ा आराम में रहोगे। ठीक है, क्या मानना है? ड्यूरेशन करा जा सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर हैंडल करोगे चीजों को आराम से। अब बैकवर्ड का मतलब क्या होगा? मीनिंग चेंज हो जाएगा। बैकवर्ड इज द फर्स्ट जंप टू अकर। अब सुना, आप डायग्राम कैसे बनाओगे। एस टाइम पर प्रोसेस स्टेट एस में होना चाहिए, ये तो क्लियर है। टी टाइम पर प्रोसेस किसी स्टेट एच में होना चाहिए। बैकवर्ड का मतलब होता है फर्स्ट जंप टू अकर, कि एस से जंप होनी चाहिए। किस टाइम पर होनी चाहिए? एस प्लस डब्ल्यू टाइम पे किसी पे होगी। एस प्लस डब्ल्यू टाइम पे किसी पर होगी जंप, डब्ल्यू ड्यूरेशन हो गया अपने आप। अब वो जंप किस में होनी चाहिए, किस से होनी चाहिए, वो क्लियर है। किस में हो सकती है? एस में हो सकती है जंप, तभी बोला जाएगा। तो यहां पर आप बताओ, ये दो लाइंस बनाओगे तो पहली लाइन क्या बताएगी? किस से जंप होनी है, और दूसरी क्या बताएगी? किस में जंप होनी है। डी में तो नहीं करा सकते जंप, क्योंकि एंड में कहां चाहिए आपको पड़ना? एच में चाहिए। तो क्या लिखोगे अब बोलो? पी एस एस बार एस से लेकर एस प्लस डब्ल्यू, एस से एच जाने का ट्रांजिशन रेट रो, ब्रैकेट में एस प्लस डब्ल्यू, किस टाइम पर जंप लगी है। फिर पी एच एच एस प्लस डब्ल्यू से लेकर टी तक, और अब आपके डब्ल्यू की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? 0 से टी माइनस एस। बेटा यही तो चेंज हो गया। फर्स्ट जंप होनी है तो एस से होनी है, तब थ्रू आउट एस में रहेगा। अब ये नहीं पता कि थ्रू आउट एच में रहेगा या नहीं रहेगा आगे, वही तो चेंज हो रहा है बैकवर्ड और फॉरवर्ड में। फर्स्ट जंप है तब तो स्टेट चेंज नहीं हो सकती। फर्स्ट जंप का मतलब एस से पहली जंप होनी है, तब स्टेट चेंज नहीं हो सकती, तो बार लगाना चाहिए। हाँ हाँ, यहाँ भी वही है लॉजिक, एग्जैक्टली सेम है। फर्स्ट जंप लगवा रहे हैं, पहली जंप एस से लगनी है, कहाँ लग सकती है? बेटा आपको क्या चाहिए प्रोसेस? एच टाइम पर टी में होना चाहिए। एक क्वेश्चन ने ये कहीं नहीं बोला कि थ्रू आउट एच में होना चाहिए, थ्रू आउट एस में होना चाहिए, तो कहीं नहीं बोला हुआ। तब भी दोनों पॉसिबिलिटी कैप्चर हो रही है, अब भी दोनों पॉसिबिलिटी कैप्चर हो रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि जंप कहाँ मान के चल रहे हो। जंप स्टार्टिंग में फर्स्ट जंप मान के चल रहे हो कि लास्ट जंप मान के चल रहे हो। अगर जंप लास्ट में होगी तो एच में होनी चाहिए, और एच में लास्ट जंप होने का मतलब उसके बाद वो एच से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो और कोई जंप नहीं लगना चाहिए। अब बैकवर्ड इक्वेशन में फर्स्ट जंप हो रही है, तो फर्स्ट जंप का मतलब एस से ही हो सकती है, और वो पहली जंप होनी चाहिए, मतलब एस से सीधा एस ही रहेगा। फिर कहाँ मर्जी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। बेटा उसमें ये वाला पीरियड वॉज वॉट एवर, इसमें ये वाला पीरियड वॉट एवर हो इसके बीच में, उसमें पहले स्टार्टिंग वाला पीरियड वॉज वॉट एवर, और जो मर्जी इसमें लास्ट होना चाहिए। हाँ प्रियंका बोलो। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग डालो। एक और आपको और बैकवर्ड का ट्राई करना है तो पी एच एच एस कॉमा टी के लिए बैकवर्ड लिख दो।
एच टाइम पर एच, टी टाइम पर एच। एस प्लस डब्ल्यू टाइम इज दी टाइम जहाँ पर फर्स्ट जंप होगी। जंप तब बोली जाएगी जब एच से स्टेट चेंज होनी चाहिए और कहाँ जाना चाहिए, एक ही जगह जा सकता है। वो पॉसिबिलिटी क्या है आपकी, एच। तो हम क्या लिखेंगे, पी एच एच बार एस से लेकर एस प्लस डब्ल्यू। एच से एस जाने का ट्रांजिशन रेट इज सिग्मा, और फिर सिग्मा एस प्लस डब्ल्यू, और फिर एस से एच जाएगा एस प्लस डब्ल्यू कॉमा टी। लिमिट जीरो से लेकर, हाँ क्या हुआ, क्या हुआ, सॉरी बेटा, फर्स्ट बैकवर्ड इक्वेशन लिख रहे हो आप। बेटा बैकवर्ड इक्वेशन इज फर्स्ट जंप टू अकर। फर्स्ट जंप कहां से होनी चाहिए, एच से ही हो सकती है ना पहली जंप। बेटा जंप होगा जब फर्स्ट जंप टू अकर इज बैकवर्ड। फर्स्ट जंप टू अकर का मतलब कहां से पहली जंप हो सकती है, एच से ही होनी पड़ेगी। एच से होनी पड़ेगी ना फर्स्ट जंप। एक मिनट प्लीज शांत। फर्स्ट जंप किससे होनी पड़ेगी, एच से होनी पड़ेगी। कहां से, कहां हो सकती है, इस पे हो सकती है, एस पे हो सकती है। एस प्लस डब्ल्यू इज टाइमिंग, एस प्लस डब्ल्यू को छोड़ दो एक बार। और फिर एस में आने के बाद कहां पहुंचना चाहिए, एंड में एच पहुंचना चाहिए। अरे मैं लिख रहा हूं, मुझे बीच में रोक दिया भाई, क्या चक्कर है। प्लस पी एस से एच एच बार एच से लेकर टी। दिस इज पी ऑफ एच एच एस कॉमा टी। और फर्स्ट पार्ट इज, हाँ बेटा, बेटा हाँ एच प्लस डब्ल्यू टाइम तक जंप नहीं हो रहा है ना कोई, तभी तो फर्स्ट जंप बोल रहे हैं। बैकवर्ड इक्वेशन का मतलब क्या है, सेकंड वाले में। हाँ तो जब भी सेम स्टोरी दो कंडीशन बनाते हैं, अज्यूमिंग जंप अकर्स, अज्यूमिंग नो जंप अकर्स। क्या आप ये जब ये प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो इस बात को नेग्लेक्ट कर दोगे थ्रू आउट एच में नहीं रह सकता, वो नहीं रह सकता, नहीं नेग्लेक्ट कर सकते ना इस बात को, दोनों पॉसिबिलिटी ऐड करेंगे। तो वी हैव कंसीडर टू केसेस, एक अज्यूमिंग जंप अकर्स या जंप नहीं होगी। ये तो सेम स्टेट में ही हो सकता है। ये काम हमने एच एस में क्यों नहीं किया, यहाँ तो होनी ही है जंप तय, तभी तो स्टेट चेंज होगी। लेकिन ये सेम स्टेट में हम हमेशा एक पार्ट ऐड करेंगे, वो क्या होगा आपका, कि अज्यूमिंग जंप अकर्स, अज्यूमिंग नो जंप अकर्स। क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग डालो। मॉडलिंग मार्कोव जंप प्रोसेस। मॉडलिंग मार्कोव जंप प्रोसेस। मॉडलिंग मार्कोव जंप प्रोसेस, मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन यूज होगा इसके अंदर। आप नॉट एग्जैक्टली मॉन्टे कार्लो, उतना हाईफाई यूज नहीं होगा। व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, यू आर ट्राइंग टू सिमुलेट अ प्रोसेस पूरा। आप कोशिश करो ये पूरा प्रोसेस जो आप एनालाइज करो, ये पूरा सिमुलेट करना है मेरे को खुद से। सिमुलेट करने का मतलब क्या, वी हैव टू जनरेट वन ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ द प्रोसेस। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, उसके लिए कुछ चीज़ सीखनी है, लिखो इसमें। फॉर एनी टाइम होमोजीनियस मार्कोव जंप प्रोसेस, फॉर एनी टाइम होमोजीनियस मार्कोव जंप प्रोसेस, the MLE of transition rates, the MLE of transition rates, mu ij hat is equal to nij by ti। क्लियर है तो, कल डिराइव करा था। nij का मतलब लिखो क्या है, क्या था nij, नंबर ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट i टू स्टेट j, नंबर ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट i टू स्टेट j। और ti का मीनिंग क्या था, टोटल टाइम स्पेंड इन स्टेट i। देखा, बेस्ड ऑन दीज ट्रांजिशन रेट्स, based on these transition rates,
the distribution of holding time based on these transition rates, the distribution of holding time in any state j is exponential lambda j hat. ये भी क्लियर है? होल्डिंग की ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी से प्रूव करा था कि होल्डिंग टाइम क्या फॉलो करता है आपका, एक्सपोनेंशियल इज एक्सपोनेंशियल लैम्डा जे हैट, वेयर लैम्डा जे हैट किसके इक्वल होता है? कैसे निकाल सकते हैं लैम्डा जे हैट? माइनस ऑफ म्यू जे जे या फिर समेशन म्यू जे से के इज नॉट इक्वल टू जे या म्यू जे आई, जो भी लिखोगे. क्लियर है? बात एक ही है. लैम्डा जे से क्या? टोटल फोर्स ऑफ ट्रांजिशन गोइंग आउट ऑफ स्टेट जे, इसी को बोलते थे. आगे लिखो, एग्जाम्पल लिखो इसमें एक. हम HSD मॉडल का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं. इन अ स्टडी ऑफ सिकनेस एक्सपीरियंस, एग्जाम्पल से समझ रहे बेटा. इन अ स्टडी ऑफ सिकनेस एक्सपीरियंस based on HSD model, the following results are obtained. तो पहला रिजल्ट जो हमने ऑब्जर्व करा वो ये है, टोटल ऑब्जर्व्ड वेटिंग टाइम इन स्टेट एच. पहला पॉइंट बना के लिख लो कि पहला जो ऑब्जर्वेशन आपके पास, total observed waiting time in state H is 100 months. मेरी मर्जी. मंथ इनवर्स भी हो सकती है, क्या प्रॉब्लम है? नेक्स्ट लिखो, टोटल ऑब्जर्व्ड वेटिंग टाइम इन स्टेट एस is equal to 64 months. ये क्या बोला जाएगा इन दो को? ये TH और TS है. आपको NHS दिया हुआ है 4, NSH दिया हुआ है 2, NHD दिया हुआ है 1 एंड NSD दिया हुआ है 2. तो क्या पहले HSD मॉडल के सारे ट्रांजिशन रेट्स एस्टिमेट कर सकते हो? करा हुआ है कल की क्लास में. तो एस्टिमेट कर दो ट्रांजिशन रेट्स. So tell me, what is your sigma hat, what is your rho hat, what is your mu hat, what is your nu hat? बाद में छूट जाते हैं क्योंकि इजी नोटेशन लगती है ना फिर दिखने में. पता तो वो भी होनी चाहिए, क्या पता एग्जाम में यूज करें, बुक में टेस्ट तो करे हुआ है. जब MLE बनाओगे दिल यू विल प्रेफर समेशन, वो ताकि समेशन ना लिखने पड़े बार बार, तब आप प्रेफर करते हो उस नोटेशन को. MLE जब बनाओगे लाइक्लीहुड पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तब यू प्रेफर कि कांस्टेंट लिख लिए जाए कि समेशन कैरी ना करना पड़े, तब प्रेफर करते हैं. सिग्मा हैट क्या होना चाहिए? 0.04. रो हैट आना चाहिए आपका 0.03125, म्यू हैट 0.01 और न्यू हैट 0.03125. सिग्मा है क्या? म्यू ऑफ HS हैट है. ठीक है. तो क्या मैं अब TH का डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकता हूं? होल्डिंग टाइम का, H स्टेट में होल्डिंग टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकता हूं. देखो अभी आपने लिखा है बेटा, ऊपर देखो, होल्डिंग टाइम डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल क्या लिखा आपने? लैम्डा जे हैट.
लैम्डा जे हैट क्या होता है? टोटल फोर्स ऑफ ट्रांजिशन गोइंग आउट ऑफ स्टेट जे। तो क्या मैं टी एच के डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपोनेंशियल, अब टोटल फोर्स ऑफ ट्रांजिशन गोइंग आउट ऑफ स्टेट एच क्या क्या है? स्टेट एच के बाहर क्या क्या जा रहा है? तो सिग्मा जा रहा है या म्यू जा रहा है? इसको वर्ड्स में लिख लेना। द रैंडम वेरिएबल th denoting the holding time in state h, the random variable th denoting the holding time in h follows exponential 0.05 distribution. तो क्या आप मुझे टी एस रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन भी कोड कर पाओगे? एस क्या होगा? एस का होल्डिंग टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल फोर्स ऑफ ट्रांजिशन गोइंग आउट ऑफ स्टेट एस, एस से बाहर या तो रो जा रहा है या क्या जा रहा है? न्यू। कितना आ रहा है? 0 पॉइंट। सो पहला काम तो यही होता है मॉडल में। सबसे पहले तो ये टेस्ट करो कि ये जो आपने मान लिया अजम्पशन एक्सपोनेंशियल, क्या आपका डेटा इस पे फिट बैठता है या फिट नहीं बैठता है? ये तो हमारी अजम्पशन है ना कि एक्सपोनेंशियल फॉलो करता है। तो वी हैव टू कैरी आउट अ टेस्ट जो ये चेक करेगा कि वाकई मेरा डेटा भी इस अजम्पशन को होल्ड करता है या नहीं करता। आपके हिसाब से कौन सा वो टेस्ट होना चाहिए? गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। तो लिखो टेस्ट वेदर द वेटिंग टाइम्स in each state, test whether the waiting times in each state are exponentially distributed. In each state are exponentially distributed using chi-square goodness of fit test. एक तो ये टेस्ट करना है पहला। दूसरा टेस्ट ये करना है, नेक्स्ट लिखो। एक हमने टेस्ट करा था चैप्टर 3 में, ट्रिपल्स वाला, याद है आपको? करा नहीं था, सिर्फ पढ़ा था, कर नहीं सकते थे। एन आई जे के माइनस एन आई जे के हैट प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करा था, आई के जे हैट, उसका भी टेस्टिंग करना पड़ेगा। काई स्क्वायर आर माइनस 2q प्लस एस करना नहीं है, लिखना है, खाली लिखो। नेक्स्ट टेस्ट आप क्या परफॉर्म करोगे? टेस्ट वेदर द जंप चेन exhibits the Markov property. Test whether the jump chain exhibits the Markov property. Exhibits the Markov property using the test based on triples. और triplets बोल लो, using a test based on triplets. ये दो चीजें टेस्ट करनी पड़ेंगी तभी आगे बढ़ पाएगा काम। सब वो ये दोनों टेस्ट पास हो जाते हैं कि आपका जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का assumption है वो भी ठीक बैठ गया और मार्कोव की प्रॉपर्टी भी फिट बैठ गई, तब आप मॉडल करना चालू करोगे। हाँ, अब जो डेटा है ये ठीक है, अब इसमें मैं जंप का प्रोसेस क्या कर सकता हूँ, पूरा मॉडल कर सकता हूँ। तो वो कैसे मॉडल करना, अब लिखो। थ्योरी सेक्शन एक्चुअली बुक का पूरा, तो मैं थ्योरी बस, हाँ, ट्रिपलेट्स एन आई जे के माइनस, रही है एन आई जे के, तो ऑब्जर्व ट्रिपलेट्स होते हैं। ऑब्जर्व्ड के लिए क्या करेंगे, ये सॉरी एक्सपेक्टेड के लिए पी आई जे के हैट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एक ही लगेगा, एन आई जे के पी जे के हैट, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर बाय एक्सपेक्टेड। ये थ्योरी सेक्शन बेटा, अभी तक तो टेस्ट हुआ नहीं।
जो हम कर रहे हैं अभी पूरा, हम पूरा मॉडलिंग का प्रोसेस समझ रहे हैं। आपसे कुछ बीच के कंपोनेंट भी पूछे जा सकते हैं कि क्या क्या टेस्ट इंपॉर्टेंट है जो करने चाहिए मॉडलिंग के पहले बाद में वो, तो मैं तो पूरा सेक्शन कवर करा रहा हूँ आपको अभी। नेक्स्ट लिखो। अभी तक तो नहीं, चैप्टर 6 में मैं बोला ना एक ही क्वेश्चन अभी तक आया हुआ है आपके पास, एक क्वेश्चन है। लिखो आगे। तो अगर मेरा प्रोसेस सपोज स्टेट एच में है, ये मुझे पता है मेरा प्रोसेस कहाँ पर है, स्टेट एच में है, और मुझे HSD के तो क्वेश्चन लिख लो, सिमुलेट सैंपल पाथ, simulate a sample path for the HSD model, simulate a sample path for the HSD model assuming the life starts in healthy state, assuming the life starts in healthy state। और आप थोड़ा खुद सोचो कि आपके हिसाब से क्या क्या होना चाहिए। अभी हेल्दी स्टेट में है और आपको मॉडल बनाना है, आपको सोचना है कि आगे कैसे कैसे बिहेव करेगा प्रोसेस। तो पहला काम क्या होना चाहिए आपको, पहले आपको ये एस्टिमेट करना पड़ेगा कि कितना टाइम ये हेल्दी में रुकेगा। पहले आपको तो ये देखना है हेल्दी है अभी, तो कितना टाइम हेल्दी में रुकेगा पहले, और हेल्दी में रुकेगा उतना टाइम, उस टाइम के बाद एक जंप करेगा। वो जंप कहाँ कहाँ हो सकती है, या तो एस में रहेगा या कहाँ जाएगा, डी पे जाएगा, उसकी अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी होगी, वो भी देखें। तो लिखो इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल simulate the waiting time in state H before a transition is made. Before a transition is made. अब यहां पर आई एम यूजिंग एन assumption कि आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल सिमुलेशन कैसे करते हैं। इनवर्स ट्रांसफॉर्म मेथड छोटा सा CDF से, बेटा आपका टी इज रैंडम वेरिएबल फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल, क्या निकाला था 0.05। क्या होता था इनवर्स ट्रांसफॉर्म मेथड कि सबसे पहले हम CDF डिजाइन करते थे। CDF क्या आएगा, e⁻⁻0.05 TH, और उसको इक्वेट करते थे किसी रैंडम वेरिएबल u के साथ। आपको यू वैल्यू चाहिए होगी, एक कैलकुलेटर देना। तो सपोज मैं आपको यू वैल्यू दे देता हूं 0.249, तो क्या आप TH की वैल्यू सिमुलेट कर पाओगे कि सपोज u इज इक्वल टू 0.249, मुझे TH की वैल्यू बताओ क्या आती है। हाँ, इनवर्स ट्रांसफॉर्म मेथड याद करो बेटा, मैं थ्योरी से वो तो मिलेंगे आपको तो बोला जाएंगे, रैंडम नंबर दिए जाएंगे, मैं तो जनरली सिमुलेट कर रहा हूँ और आपको बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बेटा, अगर सब कैलकुलेटर से जनरेट करेंगे सबके आंसर अलग अलग आएंगे। हाँ, यू क्या होता है, U01 नंबर होता है बेटा। U01 नंबर या तो आपको दिए जाएंगे या आपको बोले जाएंगे टेबल से रेफर करो पहले दूसरे नंबर। याद आ रहा है कुछ, इतना मत भूलो, 36 थोड़ा तो याद रखो। बेटा हर डिस्ट्रीब्यूशन का CDF यूनिफॉर्म फॉलो करता है। इस अजम्पशन को यूज करके हम CDF को U के इक्वेट करते थे। अब U की एक वैल्यू मिलेगी तभी T की एक वैल्यू आ पाएगी। तो आपके पास TH कितना आ रहा है, कितना 727 बोल दें बेटा। ये आंसर मंथ्स में निकलेंगे, सब कुछ मंथ्स में यूज कर रहे हैं, यानी हम मान के चल रहे हैं जो लाइफ अभी आप ले रहे हो वो 5.27 मंथ्स कहाँ रहेगी, हेल्दी स्टेट में रहेगी। अब हेल्दी स्टेट में रहने के बाद क्या होगा, अब होगा जंप होगा किसी दूसरी स्टेट में। किसके स्टेट में हो सकता है, हाँ बिल्कुल। तो बेटा एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स भी बना लेते हैं। इफ आई आस्क यू व्हाट इज PHST हैट, क्या आप निकाल पाओगे। आपने अभी भी लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग इनटू स्टेट J स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेट I, कुछ ऐसा लिखा हुआ आपने, क्या प्रोबेबिलिटी लिखी थी बेटा, μij by λ I। सो आपके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, μhs by λ h
म्यू एच एस का मीनिंग क्या है अपने केस में? सिग्मा हैट डिवाइडेड बाय लैम्डा टी एच हैट भी बोल सकते हैं इसको। फॉर्मूला ये बनाया ना आपने, नहीं आ रहा ऐसा कुछ याद क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग ट्रांजिशन इनटू स्टेट जे डायरेक्टली फ्रॉम स्टेट आई, ये फॉर्मूला था ना, म्यू आई जे बाय लैम्डा आई। तो हम कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन लगवाना चाहते हैं? एच से एस। तो एच से एस का ट्रांजिशन रेट इज सिग्मा, और कितना टाइम एच में स्पेंड करेगा ऑन एवरेज? 0.005। कितनी आ रही है प्रोबेबिलिटी? इसको ये भी बोला जा सकता है सिग्मा हैट डिवाइडेड बाय सिग्मा हैट प्लस म्यू हैट। टीएच क्या होता है? टोटल फोर्स ऑफ ट्रांजिशन या वेटिंग टाइम। छोड़ी तो यही लिखो आप सीधा नीचे। सिग्मा हैट कितना आ रहा है? क्या था? 0.04। म्यू हैट कितना निकाला था? 0. प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? यानी 4/5 चांस है कि आप किस स्टेट में जाओगे? एस में। डी में जाने के लिए क्या चांसेस है? पीएचडी हैट कैसे निकालोगे? एच से डी जाने का ट्रांजिशन रेट इज म्यू हैट डिवाइडेड बाय सिग्मा हैट प्लस म्यू हैट। हाँ बेटा बोलो, क्या हो गया? तो नेक्स्ट स्टेट एच होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 80% है, एंड 20% चांसेस है कि नेक्स्ट स्टेट क्या होगी आपकी? डी होगी। हाँ 1/5, सॉरी। क्लियर? अब सुनो, नेक्स्ट स्टेट या तो एस या डी विथ प्रोबेबिलिटी 0.8, 0.2। अब आपको पहले स्टेट सिमुलेट करनी है। बेटा क्या आपको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के सिमुलेशन याद है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के सिमुलेशन सीडीएफ बना के करते थे। जो बड़ा साइड होती थी उसको एक्सेप्ट करते थे। सीडीएफ आपका ये बनेगा ना, इसका 0.81। तो हम क्या बोलते थे कि इफ जो यू वैल्यू आप उठाओगे वो 0 से बड़ी है, 0.8 या 0.8 से छोटी है, तो नेक्स्ट स्टेट will be S, otherwise next state will be D। अब वो U वैल्यू पे डिपेंड करती है और आपके नसीब पे डिपेंड करता है कि U वैल्यू क्या निकलती है। अगर U वैल्यू 0.8 से छोटी आई तो फिर से सिमुलेशन करनी पड़ेगी। मरा नहीं आदमी, जब तक मरेगा नहीं तब तक सिमुलेशन चलानी है। इनवर्स ट्रांसफॉर्म मेथड है बेटा दोनों। सीडीएफ, दोनों में सीडीएफ को यूज करते हैं। एक कंटीन्यूअस चीज है, एक डिस्क्रीट चीज है। सो आई एम सिमुलेटिंग नेक्स्ट वैल्यू, अगर वो 0.8 से छोटी आई तो आपका काम और बढ़ेगा। बैड लक, बिल्कुल देखो 0.795 आई है आपकी। यू वैल्यू आई है 0.795, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होनी चाहिए? एस। यू की वैल्यू आई है 0.795, मैंने आपको दे दी ना, तो कंडीशन लिखी थी यू की वैल्यू ये आएगी तो ये करेंगे, ये आएगी तो ये करेंगे। तो सपोज नाउ यू वैल्यू इज 0.795। नेक्स्ट यू वैल्यू अज्यूम कर रहे हैं हम 0.795, क्योंकि यू वैल्यू 0.795 आई है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होनी चाहिए? एस। एस पे आने से प्रोसेस खत्म नहीं होगा, जब तक डी नहीं पहुंचेगा तब तक प्रोसेस खत्म नहीं होता। अब एस पे आ गया, एस पे आ गया, इसका मतलब अब कितना टाइम एस में रुकेगा ये सिमुलेट करना पड़ेगा। कितना टाइम एस में रुकेगा ये सिमुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको टीएस रैंडम वेरिएबल पता है? टीएस रैंडम वेरिएबल क्या फॉलो कर रहा है? एक्सपोनेंशियल 0.625। इससे एक नंबर फिर सिमुलेट करना पड़ेगा, अब कितना टाइम हेल्दी में रहेगा। उसके लिए अगेन वी विल यूज इनवर्स ट्रांसफॉर्म मेथड। 1 minus e to the power minus 0.0625 ts is equal to u। u वैल्यू मैं आपको दे दे रहा हूं। सपोज u वैल्यू इज 0.945।
945 क्या भाई, क्या क्या बोला था? इतना भावुक होकर खत्म नहीं करना है, ये तो यू वैल्यू काम आएगी टीएस को जनरेट करने के लिए। बताओ टीएस कितना आ रहा है आपका? हाँ, ये आंसर छोड़ना है। 40 इतने मंथ्स अब भी वो क्या रहेगा, बीमार रहेगा। 5 महीना कुछ हेल्दी था, उसके बाद 46 मंथ्स कुछ वो क्या रहेगा, बीमार रहेगा। अब बीमार होने के बाद अब ठीक हो जाएगा, 46 मंथ्स के बाद फिर ट्रांजिशन करेगा। अब एस से ट्रांजिशन कहाँ कहाँ हो सकती है, एच या डी। अब एस से अगर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कैसे निकालें? म्यू एस एच बाई लैम्डा एस या एस डी हैट, दो प्रोबेबिलिटीज निकालो फटाफट। एस से एच जाने का ट्रांजिशन रेट, एस से एच रो, आई थिंक प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ आएगी दोनों ये। हाँ बेटा, क्या बेटा? सीडीएफ के बिना सिमुलेट कैसे करोगे? आपको इनवर्स ट्रांसफॉर्म मेथड याद है, डिस्क्रीट वाला? तभी आपको समझ में नहीं आ रहा सिग्निफिकेंस। याद नहीं, आप ऐसा लिखते थे एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन लेस देन यू आई लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई। सीडीएफ की दो वैल्यूज को कम, तो वही तो करा है बेटा हमने। प्लीज, खत्म नहीं हुआ प्रोसेस आपका अभी तक। अब क्या बोलेंगे, नेक्स्ट स्टेट विल बी या तो एच होगी या डी होगी। प्रोबेबिलिटीज 0.5 0.5 सीडीएफ लिखोगे क्या? अगर u 0.5 या उससे कम है तो नेक्स्ट स्टेट विल बी h, और अदरवाइज नेक्स्ट स्टेट विल बी d। मैं फ्रैंकली ऐसा नहीं कर रहा हूं कुछ भी कि जानबूझ के आपसे प्रोसेस बढ़ा रहा हूं, बिल्कुल ईमानदारी से खेल रहा हूं आपके साथ। मैं फिर से एक वैल्यू सिमुलेट कर रहा हूं, अगर वो 0.5 से कम आ गई तो मैं कुछ नहीं कर सकता। 0.175 इज द नेक्स्ट यू वैल्यू। 0.175 इज नेक्स्ट यू वैल्यू। इसका मतलब कहाँ ट्रांजिशन होगा, एच में। अब एच में ट्रांजिशन है तो फिर एच से एच का, हाँ हाँ बिल्कुल मार, जब तक मरेगा नहीं तब तक प्रोसेस खत्म नहीं होता बेटा। फिर एच का वेटिंग टाइम निकालेंगे, फिर एच से कहाँ कहाँ ट्रांजिशन हो सकता है, मैट्रिक्स तो प्रोबेबिलिटी तो बना हुआ है, फिर एक यू नंबर सिमुलेट करेंगे। करना कुछ नहीं, आपको प्रोसेस क्लियर होना चाहिए, कैसे मेथड, कैसे प्रोसेस सिमुलेट करा जा सकता है। अगर यू वैल्यूज दे रखी होंगे तो सिमुलेट करना भी आ सकता है। क्लियर है? पक्का? बताओ फिर क्या आएगा नेक्स्ट स्टेट जल्दी। एच के बाद, हाँ करो, यू नंबर दूं क्या? कहाँ पे? नेक्स्ट वैल्यू 0.8। मैं कुछ, अरे मैं आपको मेथड क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, क्या करना है। लास्ट हेडिंग डालो। जहां तक जा सकता है जितनी यू वैल्यू उतना ही लेके जाओ, हो गया। बट इन रियल लाइफ यू कीप ऑन सैंपल पाथ कंप्लीट करना है जब तक डी नहीं पहुंच जाता है। आप डी पहुंचा के रुकोगे, उससे पहले कैसे रुक सकते हो? देयर इज नो कमी ऑफ यू नंबर्स, बाढ़ लगी हुई यू नंबर्स की, तो प्रोसेस चल तो सकता ही है। तो क्या, कैसे कैसे बोल सकते हो कभी नहीं मरेगा? तो मॉडल गड़बड़ है आपका। बेटा, हाउ इज मॉडल टेस्टेड?
ऐसे बहुत सा आप मैनुअली थोड़ा ना करते हो रियल लाइफ में ये काम, सॉफ्टवेयर करते हैं तो बहुत सारे सैंपल पाथ जनरेट करे जाते हैं। देखो प्लीज एक मिनट शांत होना भाई। सपोज आप क्रिकेट मैच के लिए सिमुलेशन कर रहे हो, तो ये तो एग्जांपल लिया मैंने, तो आपका मॉडल क्या होगा? आपका मॉडल विल जनरेट अ स्कोर कार्ड, ठीक है? एक ही स्कोर कार्ड के बेस पे यू विल डिसाइड मॉडल अच्छा है कि बुरा है? नो, यू विल जनरेट लॉट ऑफ स्कोर कार्ड्स। फिर आप उन स्कोर कार्ड्स को किसी एक्सपर्ट को दिखाओगे, अगर वो नहीं पकड़ पाते हैं कि ये नहीं, ये तो कोई मैच ऐसा हो ही नहीं सकता जो स्कोर कार्ड ये दिखा रहा है, तो यानी मॉडल में गड़बड़ी है। आपने 50 स्कोर कार्ड डेवलप करें, 50 में से खाली ने 3 पकड़ में आ गए कि ये तो बेकार स्कोर कार्ड है, 47 पकड़ नहीं पाए एक्सपर्ट, मतलब चल जाएगा काम, मॉडल बेक ठीक ठाक है। तो हम ऐसे मेथड पूरा प्रोसेस सिमुलेट कर रहे हैं, फिर देखेंगे मॉडल अच्छा है कि मॉडल क्या है आपका बुरा है। क्लियर? लास्ट हेडिंग डालो। क्या बेटा? नहीं बेटा, यूज हुआ। जब आप प्रोसेस लिखोगे तब टाइमिंग भी तो लिखोगे, इस टाइम पे यहाँ होगा, इस टाइम पे यहाँ होगा, इस टाइम पे यहाँ होगा। तो 0 टाइम पर हेल्दी है, उसके बाद 5.7 मंथ्स हेल्दी रहेगा, उसके बाद सिक में जाएगा, सिक में 40 पॉइंट समथिंग जो निकाला उतना मंथ सिक रहेगा, फिर हेल्दी में जा रहा है, फिर इतना टाइम हेल्दी रहेगा। दिस इज कंप्लीट प्रोसेस। नेक्स्ट हेडिंग डालो। तो एग्जैक्ट मेथड तुम कवर कर गए, सॉरी लिखो अप्रोक्सीमेट मेथड, एग्जैक्ट मेथड तुम कवर कर गए। अप्रोक्सीमेट मेथड ऑफ सिमुलेशन, दिस वाज एग्जैक्ट मेथड जो अभी करा। नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट मेथड, लिखना दिस यूजेस द आइडिया, this approximate method, this uses the idea कि pij h is equal to h times mu ij approximately, यही जो लिखा है बेटा। which enables us to write down TPM, which enables us to write down TPM over short interval of time, ओवर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो अपने एग्जाम्पल में वापस आते हैं। इस एग्जाम्पल के लिए हमारे पास मंथली ट्रांजिशन रेट्स थे, मंथली ट्रांजिशन रेट थे सपोज 1/30, 30 दिन का महीना है। तो अब हम चाहें तो हर स्टेट के लिए PIJ 1/30 एक डे में ट्रांजिशन होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। कैसे? तो P हैट 1/30 एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। यहाँ पर H, यहाँ पर S, यहाँ पर D, यहाँ पर H, यहाँ पर S, यहाँ पर D। तो इफ आई आस्क यू व्हाट इज PHS हैट 1/30 एस्टिमेट कर रहे हैं, क्या होगा फॉर्मूला? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/30 म्यू ऑफ HS। म्यू HS कितना एस्टिमेट कर चुके हम? सिग्मा हैट कितना एस्टिमेट किया था? 0.4। तो 0.04 इंटू 1/30 यहाँ की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी शॉर्ट टाइम में, D की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी और H की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स कंप्लीट कर दो फटाफट। हमने मान लिया एक एक दिन के लिए निकाल रहे हैं। अब हम शॉर्ट टाइम का मतलब क्या है? हम एक एक दिन के लिए प्रोबेबिलिटीज निकाल रहे हैं और एक एक दिन के लिए सिमुलेशन करेंगे। अभी देखना क्या बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, H है, ये तो ड्यूरेशन है 1/30। मैं ट्रांजिशन मैट्रिक्स लिख रहा हूं फॉर विच ड्यूरेशन? 1/30 ड्यूरेशन के लिए ट्रांजिशन मैट्रिक्स लिख रहा हूं।
मेरे पास फ्रैक्शन में आंसर्स है, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ थोड़ी सी। ये आ रहा होगा 1/750 और ये आएगा 1/3000 और ये आएगा 2995/3000। डी से डी जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? लास्ट रो तो कंप्लीट हो जाएगी ऐसे ही, और बीच वाली रो विल बी 1/960, 1/960, 950, 8/960। अब ये बहुत इजी सा प्रोसेस है, यहाँ पे डेली का सिमुलेशन करेंगे। अभी प्रोसेस एच में स्टार्ट हुआ, एच से नेक्स्ट डे पे क्या क्या हो सकता है? नेक्स्ट डे पे एच भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटीज आपको पता है नेक्स्ट डे की, 2995/3000, 1/750, 1/3000। ये प्रोबेबिलिटीज हैं। CDF क्या होगा? 2995/3000, 2999/3000 और ये 1। तो हम कैसे सिमुलेट करेंगे? अगेन एक यू वैल्यू जनरेट करेंगे। अगर वो यू वैल्यू 2995/3000 या उससे कम आती है तो क्या बोलेंगे? नेक्स्ट डे पे प्रोसेस क्या होगा? विल बी इन स्टेट एच। अगर वो यू वैल्यू 2995/3000 से बड़ी आती है लेकिन 2999/3000 से छोटी आती है तो नेक्स्ट डे पर प्रोसेस विल बी इन स्टेट एस। और अगर वो यू वैल्यू 2999/3000 से बड़ी आती है तो नेक्स्ट डे पे प्रोसेस विल बी इन स्टेट डी। यहाँ डेली सिमुलेशन करनी पड़ेगी फिर आपको। करते भाई यू वैल्यू। क्यों? चांसेस ज़्यादा है। सपोज वैल्यू आगे मैं तुमको दे देता हूँ। वैल्यू क्या था आंसर? हमने यू वैल्यू निकाली, वो 0.999 आ गई। सपोज यू वैल्यू इज 0.999। तो बीच वाले इंटरवल में लाई करेगी। 0.999 बीच वाले इंटरवल में लाई करेगा, मतलब नेक्स्ट डे पे प्रोसेस कहाँ पहुंच जाएगा? एस। एग्जाम्पल लेने के समझा रहा हूँ, एस पे पहुंच गया। अब एस से फिर क्या करोगे? एस का भी ऐसे CDF बनाना पड़ेगा। एस से भी CDF आ गया तो नेक्स्ट डे पे कहाँ हो सकता है? तो दिस इज अप्रोक्सीमेट मेथड, जहाँ पे हम डेली मेथड स्टार्टिंग से अप्रोक्सीमेट है। क्यों? स्टार्टिंग वाली प्रोबेबिलिटी ही अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी है। क्लियर? दो छोटे से टॉपिक बचे हैं बस आपके, बहुत छोटे से, तो हम नेक्स्ट टाइम में कवर करेंगे। ड्यूरेशन डिपेंडेंट रेट्स और एक जंप चेन, दोनों एक एक पेज के टॉपिक हैं। इससे आपके असाइनमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप अपना असाइनमेंट पूरा ट्राई कर सकते हो। और हाँ, क्या क्या? हाँ 999 है तो इस इंटरवल में लाई करेगा बेटा। 999 है तो नेक्स्ट डे टेस्ट हो जाएगी। फिर एस से नेक्स्ट डे कहाँ जाएगा? उसके लिए ये वाला CDF एस का बनाना पड़ेगा। बना हुआ है, हाँ ये वाला यूज कर। मेरा डिफरेंस यही है, प्रोबेबिलिटीज आर नॉट एक्यूरेट। ये जो आइडिया आपने यूज करा ना स्टार्टिंग से ही, these are approximate probabilities, these are not exact probabilities. Day 1.